the water starts flowing from Gangotri, it is going to pour down Mar Ganga all the way down this channel. Nag Vasuki, because Nag Vasuki was used by the Devas and the Daityas, the Asuras, to churn the ocean. So Samudra Manthan happened here. This is also potentially the place where earth and atmosphere and heaven separated. Bhuvasvaha. कई सालों तक हमें इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया है कि हमें अपने धर्म के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए और हमारे धर्म के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। और इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में सबसे आगे थे बॉलीवुड के मूवीज और कुछ किताबें भी। और यही रीजन था कि इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे हमारे देश के जो लोग थे वो अपने धर्म से, अपने कल्चर से पीछा छुड़ाने लगे थे, उससे दूर भागने लगे थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करते ही नहीं थे। जिसका कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कुंभ मेला। ये जो कुंभ का आयोजन होता है, आप जानकर चौंक जाओगे कि ये दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है। इस वीडियो के इंट्रो में जो क्लिप आपने देखा, आई एम श्योर उसमें जो कुछ बताया गया था उसके बारे में 80 से 90% लोगों को पता ही नहीं होगा, जबकि वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, वो हमारे रिलीजन का हिस्सा है, वो हमारे कंट्री का हिस्सा है। लेकिन वो व्यक्ति जो कि बाहर का रहने वाला है, प्रोबेबली वो ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, उनको हमारे लोगों से हमारे धर्म के बारे में ज्यादा पता है और वो उसके बारे में पढ़ते भी हैं, वो यहाँ आते भी हैं और सीखते भी हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। Namaskar everybody and a very happy new year. Behind me you can see a virtual representation of Prayagraj. Gangotri on the right here up in the Himalaya. We've got Yamunotri here. When the water starts flowing from Gangotri, it is going to pour down Mar Ganga all the way down this channel. And you'll notice it's a silvery white. That's because of the mica schist and gives Ganga this incredible white milky color as it reaches Prayag. And now you can see the dark waters of the Yamuna. So Mar Yamuna is also flowing down here, and this is the Sangam. So this is the place where 400 million people will gather over the next couple of months. I'm going to be there from Makar Sankranti, and I hope to see you there too. This tree is Akshayavat, the eternal banyan tree that doesn't die. It's underground in Patalpuri. This is an Ashoka pillar, or is it? Could it be a pre-Ashokan pillar associated with Hindu Vedic culture? And that over there is Mount Mandara. Now Mount Mandara has on top of a rope, and that rope is representing Nag Vasuki, because Nag Vasuki was used by the Devas and the Daityas, the Asuras, to churn the ocean. So Samudra Manthan happened here. This is also potentially the place where earth and atmosphere and heaven separated. Bhuvasvaha. This is the Triveni Sangam, where the mystical Sarasvati is joining Mar Ganga and Mar Yamuna and then flowing on through northern India into the Bay of Bengal, where it spreads out to the rest of the world. Please follow Indogene. I'm going to be sharing lots more about Mahakumbh Mela over the couple months. I'll be going there myself. दुनिया हमारे कल्चर को अपनाना चाह रही है, हमारे कल्चर से वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ही लोग दूसरों के कल्चर से अट्रैक्ट होते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं और उसी को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। खैर, इन सभी बातों को आज साइड रखते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुंभ मेला आखिर होता क्यों है, उसके पीछे का जो कल्चरल हिस्ट्री है हमारा, वो क्या है। योगी और सन्यासी, गरीब और अमीर सभी प्रकार के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। तो कुंभ टोटल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है कुंभ, जो कि हर 3 साल पे मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है अर्ध कुंभ, और ये जो अर्ध कुंभ है वो हर 6 साल में मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ जो है वो हर 12 साल में मनाया जाता है। और फिर इसके बाद आता है महाकुंभ, जो कि हर 144 साल के बाद आता है। और ये जो महाकुंभ है वह 12 पूर्ण कुंभ के बाद मनाया जाता है, यानी कि 144 सालों के बाद। और इस बार का जो 2025 में महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, वो है महाकुंभ, यानी कि 144 सालों के बाद होने वाला है। और इसीलिए 2025 का ये महाकुंभ हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। तो आखिर ये जो कुंभ मेला है वो आखिर मनाया ही क्यों जाता है? ये जो कुंभ मेला है, इसका इतिहास आप जानकर चौंक जाओगे कि रामायण महाभारत सबसे बहुत पहले से है। इस कुंभ मेले के बारे में हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, और ये जहाँ से शुरू हुआ था उसके बारे में 2-3 इवेंट्स को बताया गया है, जिनमें से कि एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इवेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि, और ये जो दुर्वासा ऋषि थे वो गुस्सा होकर जो देवता होते हैं उनको श्राप दे देते हैं, और इस श्राप के कारण जो देवता होते हैं उनकी शक्तियाँ छिन जाती है।
वो कमजोर हो जाते हैं और कमजोर होने के कारण जो असुर होते हैं वो स्वर्ग लोक पे अटैक कर देते हैं और स्वर्ग लोक के ऊपर अपना कब्जा जमा लेते हैं। अब क्योंकि देवता चाहते थे कि स्वर्ग लोक वापस से उनके कंट्रोल में आए, तो इसके लिए ये जरूरी था कि वो असुरों को हरा दे, लेकिन क्योंकि वो कमजोर थे तो इसलिए वो सक्षम नहीं थे। फिर ब्रह्मदेव देवताओं को बताते हैं कि आप समुद्र मंथन करो, तो समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको आप ग्रहण करना और उसके बाद ही आप असुरों को हरा सकते हो। अब समुद्र मंथन करने के लिए बहुत सारी ताकत की जरूरत पड़ती है और जो देवता थे वो ऑलरेडी कमजोर थे और वो इस चीज को अकेले कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने असुरों के सामने एक शर्त रखी कि हम जो समुद्र मंथन करेंगे उसमें से जो अमृत निकलेगा उसमें से तुम्हें भी मिलेगा। अब जो असुर थे वो तो लालची थे, तो अमृत के लालच में वो समुद्र मंथन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चैलेंज ये आता है कि समुद्र मंथन करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि भाई समुद्र का मंथन करना है, किसी घड़े के अंदर से घी नहीं निकालना है। तो समुद्र मंथन करने के लिए मंदारा पर्वत का इस्तेमाल किया जाता है एज अ पोल, और जो सर्पों के राजा थे वासुकी उनका इस्तेमाल किया जाता है रस्सी के रूप में। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम आता है कि जो मंदारा पर्वत थी वो बार बार समुद्र में डूबता था, फिर बाहर आता था, फिर डूबता था, फिर बाहर आता था। इस चीज को बैलेंस करने के लिए जरूरी था कि समुद्र के नीचे कुछ ऐसी चीज को रखा जाए जिसके ऊपर की मंदारा पर्वत को रखा जा सके, जिसके बाद की समुद्र मंथन किया जा सके। तो विष्णु भगवान ने कछुए का अवतार लिया जिसको कि कूर्म कहा जाता है। अब इस कूर्म के ऊपर पर्वत को रखा गया और पर्वत में फिर वासुकी को बांध कर और फिर समुद्र मंथन किया गया, जिसमें कि एक तरफ देवता थे और दूसरे तरफ असुर थे। अब समुद्र मंथन करने के बाद अंदर से जो कलश निकलता है जिसमें अमृत होता है, तो जो असुर थे क्योंकि वो लालची थे तो वो चाहते थे कि ये जो पूरा का पूरा अमृत है वो उनको मिल जाए, और इसी चक्कर में जो देवता और असुर थे उन दोनों के बीच में इस कलश को लेकर छीना झपटी होती है। और ये जो छीना झपटी होती है वो टोटल 12 दिनों तक चलता है। 12 दिनों तक यानी कि हमारे 12 दिन तक नहीं, जो भगवान है उनके 12 दिनों तक, क्योंकि हमारे 12 सालों के इक्वल होता है। और इसी छीना झपटी के दौरान कलश में से जो अमृत होता है उसकी 4 बूंदें हमारे धरती के 4 अलग अलग जगहों के ऊपर गिरती है। प्रयागराज, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है नासिक और चौथा है हरिद्वार। और वही 12 सालों के बाद जब एक पूर्ण कुंभ होता है और 12 पूर्ण कुंभ के बाद आता है महाकुंभ, जो कि इस बार इस साल प्रयागराज में होने वाला है। और इसीलिए ये जो कुंभ का आयोजन है वो उसी समय से होता आ रहा है, यानी कि महाभारत और रामायण से भी पहले से। कुछ अगर रेफरेंसेस मैं आपको दूं तो ऋग्वेद में इसके बारे में बताया गया है। जो राजा हर्ष थे उनके समय में भी ये चीजें आयोजन की जाती थी। उसके बाद अलग अलग समय बीतता गया, जो ब्रिटिशर्स आए उस समय पे भी इसका उल्लेख किया गया है। अब जो लोग कभी कुंभ मेले में नहीं गए वो सोच रहे होंगे कि आखिर कुंभ मेले में होता क्या है। कुंभ मेले में शाही स्नान होता है, पिंडदान होता है, कथाएं होती हैं, हवन पूजन होता है, गंगा आरती होती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है। अब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो भाई यहाँ पे व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए, मैनेजमेंट भी वैसा ही होना चाहिए, ताकि इतने सारे लोगों की भीड़ में कोई भी परेशानी ना हो। अब जो पहले की गवर्नमेंट थी ना वो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं करती थी। उनको सिर्फ इस बात से मतलब होता था कि कुंभ के कारण जो उनको पैसे आ रहे हैं वो उनको मिलता रहे। लेकिन योगी जी के बारे में आपको मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उन्होंने एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट इस बार करवाया है, ढंग से जो भी चीजें हो सकती हैं, और साथ में जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ड्रोन वगैरह से निगरानी रखी जाएगी ताकि भगदड़ जैसे सिचुएशन ना हो सके। कई बार ऐसा होता है कि जो धर्म विशेष के लोग आते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं या फिर अलग अलग तरीके के कॉमेंट्स वगैरह पास करते हैं, या फिर हमारे फेस्टिवल को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्था बनाई गई है, हर चीज के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। फेशियल रिकॉग्निशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, AI जो कैमराज होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाने वाला है, ऑटोमेटिक जो नंबर प्लेट का स्कैनिंग होता है वो होने वाला है, वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा, जैसे कि वेदर क्या होने वाला है, ट्रैफिक क्या होने वाले हैं। कई लोग गुम हो जाते हैं या फिर कई लोगों के जो सामान है वो गुम हो जाते हैं, किसी का कैमरा गुम हो गया, किसी का मोबाइल गुम हो गया, तो इन सब की भी डिजिटल रजिस्टरिंग की जाएगी ताकि मिलने पर उनको वो चीजें वापस दिया जा सके। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि अगर किसी का कोई रिलेटिव खो जाता है तो वो अपने घर वालों से आसानी से मिल सके। भाषणी ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो सके। कचरे की जो समस्या है, जो कि बहुत बड़ी समस्या होती है ऐसे गैदरिंग्स में, तो इसके लिए जो रीयूजेबल बैग्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसमें एक ऐप भी लॉन्च किया गया है और उस ऐप का इस्तेमाल करके आप आराम से महाकुंभ एंजॉय कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जो अभी जस्ट नीचे कमेंट करने ही वाले होंगे या फिर कमेंट कर चुके होंगे कि इस महाकुंभ या फिर कुंभ से हमें क्या फायदा होने वाला है, देश को क्या फायदा
होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इससे क्या फायदा होने वाला है। इससे जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होने वाली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं। अब लोग आएंगे तो वो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, रेलवेज़ का इस्तेमाल करेंगे, एयरवेज़ का इस्तेमाल करेंगे, रोडवेज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके कारण जो रेलवेज़ है वो कमाई करेगा, जो ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं वो कमाई करेंगे, फिर जो लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो ऑटो वाले होंगे, जो रिक्शा वाले होंगे, उनको फ़ायदा होगा, उनको प्रॉफिट होगा। यहाँ आने के बाद वो लोग जो शॉपिंग करेंगे तो उसके कारण जो शॉपकीपर्स होंगे लोकल्स में उनको फ़ायदा होगा, उनको प्रॉफिट होगा। खाना पीना खाएंगे तो जो खाना बनाने वाले लोग होंगे उनको फ़ायदा होगा। तो इकोनॉमी को तो ये बूस्ट करेगा ही, साथ में रेवेन्यू जनरेट करेगा स्टेट के लिए, उसके साथ साथ कई सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी देगा। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोग यहाँ पे आने वाले हैं या सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले हैं, बाहर से अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे हमारे देश को भी रिप्रेजेंट करता है और हमारे देश को एक यूनिक टच देता है। बाकी आप लोगों में से कितने लोग कभी कुंभ मेले में गए हैं कमेंट करके बताइएगा, और कितने लोग जाने वाले हैं ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, हर हर महादेव।